हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लोज टू टारगेट। तो दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन भारत की इस सीरीज में स्टार्ट करने जा रहे हैं खिलजी वंश। इससे पहले हम लोगों ने गुलाम वंश के बारे में देखा था। तो आइए थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। तो देखिए, गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या कर 1290 में जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फिरोज फिरोज खिलजी के शासनकाल के बारे में देख लेते हैं। तो इनका शासनकाल जो है 1290 से 1296 तक रहा था। बहुत ही सीमित रहा था शासनकाल। तो देखिए, संस्थापक फिरोज जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक कौन होते हैं? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो 1290 में जो है क्यूमर्स की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, राज्याभिषेक के बारे में देख लेते हैं। तो राज्याभिषेक जो है खिलोश्री के महल में हुआ था। ठीक है, 1290 में राज्याभिषेक खिलोश्री के महल में हुआ था। खिलोश्री जो है वो गुलाम वंश के शासक कैकवाद द्वारा बनाया गया था। ठीक है, कैकवाद द्वारा बनाया गया था। और राज्याभिषेक जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का 70 वर्ष की आयु में हुआ था। ये निश्चित रूप से याद रखेंगे आप लोग। उसका जो है राज्याभिषेक खिलोश्री के किले में 1290 में 70 वर्ष की आयु में हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो अलाउद्दीन के नेतृत्व में देवगिरी अभियान, मतलब जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ही शासनकाल चल रहा था, उस समय जो है अपने जो है भतीजा और दामाद अलाउद्दीन को जो है देवगिरी अभियान के लिए भेजता है। जहाँ का शासक कौन होता है? रामचंद्र देव होते हैं, जो स्वाधीनता स्वीकार कर लेते हैं और हर वर्ष जो है दिल्ली को कर भेजने को वायदा करते हैं। ठीक है, तो अलाउद इस आक्रमण का जो मूल उद्देश्य था वो साम्राज्य विस्तार करना नहीं था, केवल धन लूटना था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और बोला जाता है कि बहुत सारा धन उनको मिला और इसी लालच में जो है अपने ससुर जलालुद्दीन की हत्या कर देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, आइए देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, तो इसका वास्तविक नाम अली और गुरसाब था। अलाउद्दीन का जो है वास्तविक नाम अली और गुरसाब था। अपने चाचा ससुर जलालुद्दीन की हत्या कर 1296 में दिल्ली का शासक बना। अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर जो है 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक है, उसके बाद देखिए, सुल्तान की उपाधि धारण किए बिना निरंकुश शासन की स्थापना की। तो देखिए, सुल्तान की उपाधि इन्होंने धारण नहीं की, मतलब खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति नहीं ली थी। ठीक है, इन्होंने निरंकुश शासन की व्यवस्था की थी, स्थापना की थी। निरंकुश शासन का मतलब क्या हुआ? मतलब वो जनता के हित में कार्य करके नहीं, अपने हित में कार्य करता था। ठीक है, तो फिर ये हो गया अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड। अब देखिए, चूंकि वो अपने ससुर की हत्या करके जो है गद्दी पे बैठा था, तो विद्रोह होना तय था। इसके काल में 4 विद्रोह हुए। ठीक है, 4 विद्रोह हुए। उसको दबाने के लिए और आगे विद्रोह ना हो, इसके लिए 4 अध्यादेश जारी किया। देखिए क्या क्या। तो उपहार, पेंशन, दान में प्राप्त की गई भूमि को वापस ले लिया और उसे खालसा भूमि में बदल दिया। मतलब जो भी उपहार, पेंशन, दान में प्राप्त की गई भूमि थी उसको वापस ले लिया। वापस अगर कोई ले लेगा तो निश्चित है कि समाज में, वर्ग में जिससे लेगा उसमें थोड़ा निर्धनता आएगी और वो विद्रोह नहीं करेगा। ठीक है, तो जमीन ले लेता है और उसे खालसा भूमि में बदल देता है। खालसा भूमि का मतलब क्या होता है? तो वह भूमि जो है डायरेक्ट जो है सुल्तान के निगरानी में रहता था वो भूमि। ठीक है, उसके बाद देखिए, नए गुप्तचर विभाग का गठन किया। अच्छा गुप्तचर होगा तभी जो है जो भी गुप्त बातें हैं उसको ध्यान में रखा जा सकता है। इसलिए जो है इसने जो नए गुप्तचर विभाग का गठन किया था। शराब, भांग का प्रयोग और जुआ पर रोक लगा दिया था। तो देखिए, जहां भी मतलब भीड़ इकट्ठा होने की संभावना थी, जहां भी गुट्टेबाजी होने की संभावना थी, वहां पर जो है
उसको वो संस्था को लगभग बंद ही कर दिया था। शराब भांग का प्रयोग, क्योंकि शराब पीने जाते थे लोग, इकट्ठा होते थे, इस सब का प्रयोग पर रोक लगा दिया और जुआ पे भी रोक लगा दिया। ठीक है। उसके बाद देखिए सरदारों एवं अमीरों की दावतों एवं शादी संबंध पर रोक लगा दिया। जो सरदार होते थे, अमीर लोग होते थे, उनकी दावतों और शादी संबंध पर भी रोक लगा दिया था। उसके बाद देख लेते हैं इसका निर्माण कार्य। तो देखिए अलाउद्दीन को जो है निर्माण कार्य में उतना ज्यादा नहीं कर पाया, क्योंकि इसको बराबर युद्ध करना पड़ा था। देखिए कैसे, एक तो इसके समय में मंगोलों का आक्रमण हुआ था, और दूसरा जो है बराबर अभियान चलाता रहा भारत पे। ठीक है। तो देखिए फिर भी जो है जमैयत खाना मस्जिद, अल्लाही दरवाजा और श्री का किला, कौन कौन सा, जमैयत खाना मस्जिद, अल्लाही दरवाजा और श्री का किला का निर्माण किया। अल्लाही दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, या ध्यान में रखिएगा कि अल्लाही दरवाजा का जो है इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अब आइए थोड़ा रिकॉल करते हैं। तो देखिए खिलजी वंश की स्थापना जो है 1290 में गुलाम वंश का अंतिम शासक टिमर्स को हराकर जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। ठीक है। इसका राज्याभिषेक जो है किलोश्री के किले में किया गया था, 1296 में किया गया था, 1290 में राज्याभिषेक किया गया था। ठीक है। अलाउद्दीन के नेतृत्व में जो है देवगिरी का अभियान हुआ, जहाँ का शासक कौन था, रामचंद्र देव था। ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए इसका वास्तविक नाम जो है अली और गुरसाख था। अपने चाचा ससुर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके 1296 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है। सुल्तान की उपाधि धारण किए बिना ही इन्होंने शासन चलाया। ठीक है। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसके बाद विद्रोह हुए, उसको दबाने के लिए 4 अध्यादेश जारी किया। पहला, उपहार पेंशन दान में प्राप्त की गई भूमि को वापस ले लिया और उसे खालसा भूमि में बदल दिया। नए गुप्तचर विभाग का गठन किया। शराब भांग का प्रयोग एवं जुआ पर रोक लगाया। सरदारों एवं अमीरों की दावतों एवं शादी संबंध पर रोक लगाया। निर्माण कार्य में देख लेते हैं। तो जमैयत खाना मस्जिद, अल्लाही दरवाजा, श्री का किला आदि का निर्माण किया था। ठीक है। उसके बाद देखिए राजस्व और कर व्यवस्था में अलाउद्दीन ने क्या क्या किया था। तो देखिए कर उपज का 1/2 यानी 50% कर दिया। कर जो था वो उपज का 50% कर दिया, क्योंकि मंगोलों के साथ बराबर इसको लड़ना पड़ता था। ठीक है। उसके बाद अपना साम्राज्य विस्तार भी करना था। सिकंदर सानी से अलंकृत भी खुद को किया था। इसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती थी, तो इसके लिए इन्होंने जो है कर व्यवस्था को बढ़ा दिया। उसके बाद देखिए खुम्स 1/4 की जगह 3/4 किया। खुम्स का मतलब क्या होता है? खुम्स मतलब लूट का धन, यानी लूट का धन पहले जो होता था उसमें जो है सुल्तान का हिस्सा 1/4 होता था, लेकिन इन्होंने क्या किया, खिलजी ने क्या किया था कि 1/4 की जगह 3/4 कर दिया। 2 नए कर, चराई कर और घरी कर लगाया। 2 नया कर, चराई कर जो दुधारू पशुओं पे लगाया जाता था, और घरी कर जो है वो झोपड़ियों और घरों पे लगाया जाता था। तो 2 नया कर लगाया। उसके बाद पहला सुल्तान था जो भूमि की पैमाइश कराकर कर वसूला। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वह दिल्ली का कौन सा सुल्तान था, सल्तनत काल का कौन सा शासक था जिन्होंने भूमि की पैमाइश कराकर कर वसूला? तो अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए भू राजस्व इकट्ठा करने के लिए एक नए विभाग दीवाने मुक्त राज की स्थापना की। मतलब कर वसूलने के लिए जो है एक नए विभाग दीवाने मुक्त खराज बनाया। उसके बाद देख लेते हैं बाजार व्यवस्था में। तो अलाउद्दीन जो है बाजार नियंत्रण के लिए जाना जाता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं मूल्य नियंत्रण को दृढ़ता से लागू किया। बहुत ही सख्त तरीके से मूल्य नियंत्रण को लागू किया था। उसके बाद मापतल में बेईमानी को रोका था। कहा जाता है कि
कम तौलने वाले के शरीर से वो उतना मांस काट लेता था। तो समझिए कितना दृढ़ता से लागू किया था इसने। उसके बाद अलग अलग बाजार बनाया। पहला जो है सहनाई मंडी, मतलब खाद्यान्न बाजार, जिसमें जो है खाद्यान्न की वस्तुएं मिलती थी, खाने पीने की वस्तुएं मिलती थी। उसमें सराय अदल कपड़ा बाजार बनाया, जिसमें कपड़ा, घी वगैरह मिलता था। उसके बाद घोड़ा गुलाम एवं पशु बाजार बनाया। घोड़ा घोड़ों की, गुलामों की एवं पशुओं की बिक्री होती थी इसमें, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं। राजस्व कर व्यवस्था में कर उपज का 1/2 यानी 50% कर दिया। खुम्स लूट का जो माल हक होता था वो 1/4 की जगह 3/4 कर दिया। 2 नए कर, चराई कर और घरी कर लगाया। वो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जो भूमि की पैमाइश कराकर कर वसूला। राजस्व एकत्रित करने के लिए एक विभाग की स्थापना की जिसका नाम था दीवाने मुक्त खराज। बाजार व्यवस्था में मूल्य नियंत्रण को दृढ़ता से लागू किया। माप तौल में बेईमानी को रोका। अलग अलग बाजार बनाया, सहना मंडी, सराय अदल, घोड़ा गुलाम एवं पशु बाजार, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं, साम्राज्य विस्तार में देख लेते हैं। तो देखिए साम्राज्य विस्तार में ये मैंने जगह का नाम लिखा हुआ है और वहाँ उस समय जिस समय अभियान हुआ था वहाँ का शासक कौन था ये भी लिखा हुआ है। तो निश्चित तौर पे याद रखिएगा क्योंकि ये जो है पूछा जा रहा है आजकल। तो देखिए साम्राज्य विस्तार इसका गुजरात का शासक कौन था, कर्णदेव। रणथंभौर का शासक कौन था, हमीरदेव। बंगाल, उसके बाद चित्तौड़ का शासक कौन था, राजा रतन सिंह। देवगिरी का शासक कौन था, रामचंद्र देव। आप रामचंद्र देव में भी देव है और देवगिरी में भी देव है, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि देवगिरी का शासक कौन था, रामचंद्र देव था, ठीक है। अन्य बिंदु देखते हैं अब। गुजरात में उसे मालिक गाफूर मिला। गुजरात में अभियान के दौरान उसको जो है मालिक गाफूर मिलता है जो एक हिजड़ा होता है, ठीक है। उसको 1000 दिनार में खरीदा जाता है, इसलिए उसको 1000 दिनारी भी बोला जाता है। तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि मलिक गफूर को जो है 1000 दिनारी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दक्षिण भारत देवगिरी पर अभियान 1307 ईस्वी में मलिक गफूर द्वारा चलाया गया। अब देखिए होता क्या है, थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो है आक्रमण होता है, अभियान चलता है दक्षिण भारत में देवगिरी पे। वहां का शासक कौन होता है, रामचंद्र देव होता है। उस समय तो रामचंद्र देव पराजित हो जाता है और अधीनता स्वीकार कर लेता है और हर वर्ष जो है दिल्ली को कर देने का वायदा करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 1305 और 6 में जो है वो दिल्ली सल्तनत को कर नहीं भेजता है, अलाउद्दीन को कर नहीं भेजता है। तो होता क्या है, अलाउद्दीन जो है फिर उस पे आक्रमण करवाता है और किसके थ्रू करवाता है, तो मलिक गफूर के नेतृत्व में आक्रमण करता है और मलिक गफूर जो है जीत जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पॉइंट, इसके समय मंगोलों का आक्रमण सर्वाधिक हुआ था। ऐसा बोला जाता है कि मंगोलों का आक्रमण जो है अलाउद्दीन के काल में सर्वाधिक हुआ था, यानी 6 आक्रमण हुए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए सेनापति जफर खां मंगोल आक्रमण में मारा जाता है। जो अलाउद्दीन का सेनापति था जफर खां, वो मंगोल आक्रमण में मारा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए रानी पद्मावती राजा रतन सिंह की पत्नी थी। तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत से यह पता चलता है कि राजा रतन सिंह जो है वो चित्तौड़ के शासक थे और रानी पद्मिनी उनकी पत्नी थी, ठीक है। हालांकि और कहीं जगह से और किसी स्रोत से हमें यह पता नहीं चलता है, ठीक है। और देखिए अलाउद्दीन की मृत्यु जो है 1316 में हो जाती है। तो बहुत सारे बुक्स में आपको मिल जाएंगे कि अलाउद्दीन की हत्या जो है मलिक गफूर ने किया था। अब बहुत सारे बुक्स में भी मिलेंगे कि नहीं अलाउद्दीन जो है मृत्यु नहीं हुई थी, लंबी बीमारी के बाद मरा था, किसी ने हत्या नहीं की थी उसकी, ठीक है। तो ये था पॉइंट। उसके बाद देख लेते हैं
तीसरे नंबर पे कौन शासक बनता है? मुबारक शाह खिलजी, जिनका शासनकाल जो है 1316 से 1320 तक माना जाता है। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी जो है वो थोड़ा अलग टाइप का इंसान था। उसको जो है नग्न स्त्री पुरुष का संगत पसंद थी। कभी कभी बताया जाता है कि वो दरबारियों के साथ नंगा दौड़ा भी करता था। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में। मुबारक शाह खिलजी जो होते हैं अयोग्य शासक होते हैं। ठीक है, स्वयं को खलीफा घोषित किया था। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये निश्चित रूप से आपको याद रखना है। ठीक है, कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जो खुद को खलीफा घोषित किया था? तो कौन था? मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी जो है खुद को खलीफा घोषित किया था। तो ये पॉइंट निश्चित रूप से याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर का शासक होते हैं नसरुद्दीन खुसरो खा, जो 1320 ईस्वी में यहाँ का शासक बनते हैं। तो देखिए, नसरुद्दीन खुसरो शाह जो होते हैं, खुसरो खां जो होते हैं, वो क्या होते हैं? हिंदू से परिवर्तित मुसलमान होते हैं। तो निश्चित ही कोई हिंदू से परिवर्तित मुसलमान अगर गद्दी पे बैठेगा तो विद्रोह होना तय है। हुआ क्या कि बहुत सारे विद्रोह हुए खुसरो खां के शासनकाल में, और विद्रोहियों ने इन्हें इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है का नारा दिया। मतलब विद्रोह बहुत सारे हुए और विद्रोहियों ने इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है का नारा लगाया। तो आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। साम्राज्य विस्तार में देखते हैं। गुजरात जहाँ का शासक करदेव था, रणथंभौर जहाँ का शासक हमीरदेव, बंगाल, उसके बाद चित्तौड़ का शासक राजा रतन सिंह, देवगिरी का शासक रामचंद्र देव। अन्य बिंदु में देखें तो गुजरात में उसे मलिक गफूर मिला था। मलिक गफूर को 1000 रुपए में 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए 1000 दिनारी भी बोला जाता है। दक्षिण भारत पर अभियान जो है देवगिरी पे मलिक गफूर के नेतृत्व में 1307 ईस्वी में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों का आक्रमण सबसे ज्यादा हुआ। ठीक है, सेनापति जफर का मंगोल आक्रमण में मारा गया था। मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत में जो 1540 में लिखी गई थी, इससे जो है राजा रतन सिंह के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद देखिए मुबारक शाह खिलजी के बारे में देखते हैं। तो अयोग्य शासक होता है, नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद होती है, स्वयं को खलीफा घोषित करता है। उसके बाद चौथे शासक जो होते हैं नसरुद्दीन खुसरो खां, जो हिंदू से परिवर्तित मुसलमान था, पैगंबर की सेनापति की उपाधि ली थी। विरोधियों ने इसे इस्लाम का शत्रु, इस्लाम खतरे में है का नारा दिया। उसके बाद से होता क्या है, अंतिम शासक खुसरो खां को पराजित कर जो है गयासुद्दीन तुगलक वंश की स्थापना कर देता है। तो ये रहा आज का पॉइंट। अब देख लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन खास करके सबसे ज्यादा जो है अलाउद्दीन खिलजी से ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, अलाई दरवाजा के निर्माण कार्य के बारे में पूछ देता है कि अलाई दरवाजा जो है इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? तो अलाई दरवाजा का कहा जाता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सा शासक था जो कर को 50% तक कर दिया था? तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। 2 नए कर जो लगाए गए थे, चराई कर और घरी कर, इसके बारे में पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा सुल्तान था जो भूमि को पैमाइश कराकर कर वसूला? तो देखिए वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, दीवाने मुक्त कराज के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, बाजार में अंतरण वगैरह से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। उसके बाद देखिए आपको ऑब्जेक्टिव बना के ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको 4 एक तरफ जो है स्थान दे देगा, उसके बाद 4 शासक का नाम दे देगा और मिलान करने को बोलता है। तो ये वाला पॉइंट आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे। ठीक है, कि गुजरात का शासक करदेव था, रणथंभौर का हमीरदेव, चित्तौड़ का राजा रतन सिंह और देवगिरी का कौन था? रामचंद्र देव थे। ठीक है, तो ये निश्चित तौर पर याद रखेंगे। उसके बाद से ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि दक्षिण भारत का अभियान कब और किसके द्वारा चलाया गया था? तो दक्षिण भारत का अभियान जो है 1307 में चलाया गया था।
और मलिक गाफूर के नेतृत्व में चलाया गया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि वह कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासन था जिसके काल में मंगोलों का आक्रमण सर्वाधिक हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी का हुआ था, 6 आक्रमण हुए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए मुबारक शाह खिलजी से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि स्वयं को खलीफा किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने घोषित किया था। तो कौन किया था? मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, तो ये था आज का खिलजी वंश। दोस्तों आगे हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश। ठीक है, कल वाला जो वीडियो आएगा उसमें तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एक बात, आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है एक कमेंट में हमें जरूर बताइए। ठीक है, धन्यवाद।